सो आज हमारा ये 4th लेक्चर है आई गेस, और फाइनल अकाउंट्स के आज हम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे बिकॉज होमवर्क वाज असाइंड फ्रॉम क्वेश्चन 8 to 36। ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन रिटर्न में कर लो, कुछ ओरल कर लो, क्योंकि जो फाइनल अकाउंट चैप्टर है ना, ये एक अनलिमिटेड चैप्टर है। आप चाहे 2 मंथ्स करते रहो इसको, बस आपको इसकी एडजस्टमेंट्स पे ध्यान देना है। जैसे अगर मैं 8 क्वेश्चन की बात करूँ, क्योंकि फर्स्ट डाउट हमारा 8 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट 7 में से डाउट है किसी का, वो तो +1 डाउट्स है, +1 के डाउट्स है, आपको करने की नीड भी नहीं हो फर्स्ट 7 क्वेश्चन। हाँ, 5 मार्क्स में इनमें से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स में, हमें जनरल पास करनी है, तो वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फाइनल टच जब करोगे 10 ईयर्स के लिए, उसमें भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें जनरल है बेसिकली। मैं फिर भी आपको एक और फास्ट टाइप में बता दूं, आपको जो सोल्यूशन फाइल दी थी मैंने उसमें भी होगी ये। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, है तो ये +1 का वर्क। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है, सिंपल है, रॉ मटेरियल स्टॉक डेबिट, फिनिश स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग काउंट। एंट्रीज पास करनी है हमें यहाँ पर, रॉ मटेरियल स्टॉक डेबिट, फिनिश स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग काउंट। बट अगर हम एक्चुअल देखें, रॉ मटेरियल स्टॉक कहाँ होता है, मैन्युफैक्चरिंग काउंट में, पर आपके सिलेबस में मैन्युफैक्चरिंग काउंट नहीं है, दैट्स वाई। अदरवाइज ये क्या बनता है, रॉ मटेरियल स्टॉक अकाउंट डेबिट या स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग काउंट, क्योंकि रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग काउंट में आता है। इसमें पूरी अकाउंटिंग आपको सेम 3 में आएगी। सेम 3 की अकाउंटिंग बेटा पूरी बेस्ड है इसी बात पे। तब तक आपका बैच खैर फ्रेम हो जाएगा, सेम 3 सॉरी, सेम 1 के एंड तक जो भी बैच फ्रेम होगा उनको लेके हम आगे बढ़ेंगे सेम 2 में। तो सेम 3 में जो काउंटिंग आएगी उसको बोलते हैं कॉस्ट काउंटिंग। तो कॉस्ट काउंटिंग में एक अकाउंट बनता है मैन्युफैक्चरिंग काउंट, क्योंकि अभी हम फाइनेंशियल काउंटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग काउंट आपके सिलेबस में नहीं है। तो रॉ मटेरियल डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग काउंट, फिनिश गुड्स डेबिट टू फिनिश स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग काउंट, क्योंकि वो ट्रेडिंग काउंट की वजह से जाता है। वेजेस अकाउंट डेबिट, प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। जब दोनों कॉमन हो तो क्या बोल देते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये अभी नहीं सिखा सकता क्योंकि +1 का पार्ट है ये। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसके बाद 2000 का इंश्योरेंस पर्सनल मीन्स ड्रॉइंग्स। इनकम टैक्स भी क्या होती है, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000। एडवांस हो या नहीं हो हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा खर्चा ही नहीं है। कई स्टूडेंट ना एडवांस देख के प्रीपेड बोल देते हैं, जब आपका एक्सपेंस ही नहीं है तो प्रीपेड से क्या फर्क पड़ता है, प्रीपेड वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए जब हम बात करेंगे ड्राइंग्स, तो वो ड्राइंग्स है, चाहे एडवांस में दो या इस ईयर की दो या लास्ट ईयर की दो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश, दोनों ही लिख सकते हो, वैसे टू बैंक लिखना बेटर है, इनकम टैक्स है। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन मशीन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 50,000 टू बिल्डिंग 20,000, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 70,000। कमीशन व रिसीव्ड इन एडवांस, अब जो इनकम एडवांस में मिलती है तो हम उसको क्या करते हैं, लायबिलिटी बना लेते हैं। तो हम एंट्री करेंगे कमीशन रिसीव्ड डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कह रही +1 का वर्क है, फर्स्ट 7 क्वेश्चंस तो +1 में ही आते हैं, प्लस बीको में इनका कोई स्कोप नहीं है। स्टिल हम मान सकते हैं कि 5 मार्क्स में शायद कभी, रेयरेस्ट है कि 5 मार्क्स में कोई जनरल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। अदरवाइज इस चैप्टर में से डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स का, राइट। अब 8 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। तो यहीं से आपका होमवर्क स्टार्ट होता है और डाउट्स भी स्टार्ट होते हैं। तो 8 क्वेश्चन में बेटा एक एडजस्टमेंट है, एडजस्ट नंबर 4th। जो लोग भी अभी प्रेजेंट हैं, अवेलेबल हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, जितने स्टूडेंट भी ऐड ऑन हो रहे हैं, हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जैसे आर्यन हैं या फिर गर्वित है, जितने स्टूडेंट भी आ रहे हैं बेटा, सब लोग या तो ऑलरेडी ले चुके हैं सानिया जैसे वो मोबाइल ऐप का एक्सेस, तो कोई भी लाइव नहीं आ रहा है। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि लाइव क्लासेस लगाना क्यों नहीं चाहते स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग से ही सेटिस्फाइड है क्या ये बहुत ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन को बड़ा मज़ा आता था जब हम पूरे बैच में करते थे, सबके ओपिनियंस आती थी, इसलिए बात बोल रहा हूँ। लेकिन अब आप कुछ एक लोग सामने हो, इस एडजस्टमेंट को किसने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एडजस्टमेंट। किए तरन, करने के बाद आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो आप बताओ क्या है ये चीज़, तो लाउड बोलो। हाँ एक्सप्लेन करो।
जो फर्नीचर है वो हमने 60 रुपीज का बेचा था इन एक्सचेंज ऑफ फर्नीचर जिसकी कॉस्ट है 1680। जो 1680 वाला फर्नीचर है उसकी एंट्री हम एसेट साइड बैलेंस शीट की एसेट साइड मैं दिखाएंगे। लिख लेता हूँ साथ में, जो न्यू वैदिका समझते हैं ना साथ साथ में, आपका डाउट है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना, 1680 1680, ये डेबिट होगा। अब अगर ये 1680 डेबिट होगा तो वो फाइनल काउंट्स में क्या होगा, ये हमारी जनरेटिव हमें डायरेक्ट करती है। अगर हम फर्नीचर डेबिट कर रहे हैं तो बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने से डेबिट होगा, 1680। ये वहाँ आ जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, आगे बढ़ो। और जो नेट इनवॉइस ऑफ ₹920 वाज पास टू परचेज बुक इसको हम परचेज में से लेस करेंगे। हाँ, क्योंकि हमने गलती से जब बनाई बुक्स तो गलती से फर्नीचर को क्या मान लिया, परचेज। आपको पता है रेक्टिफिकेशन का मीनिंग यही है, जब अकाउंटेंट को नहीं आता होता तो वो फर्नीचर को भी परचेज बोल देते हैं। तो वो हम यहाँ पे रेक्टिफाई करेंगे टू परचेजेस अकाउंट। इसमें सोल्ड भी है आपके पास ना, फाइनल टच है आपके पास, ये बुक है। अच्छा, मिलेगा आपको वहाँ पे। ये देखो, मैं लास्ट ईयर की फाइनल टच ओपन कर रहा हूँ और उसमें फाइनल अकाउंट चैप्टर ओपन कर रहा हूँ। ये बुक सब लोग परचेज कर ले, बेटर रहेगा। इसके अंदर बड़े अच्छे क्वेश्चन दिए होते हैं 10 ईयर्स के सारे जितने क्वेश्चन आए हैं आपको समझ आ जाएगा। लोग शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये को फाइनल एग्जाम में आज तक शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं बेटा। देखो किस पे आए हैं, जर्नल एंट्रीज पे, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ना, ये 2009 में आया था, जर्नल एंट्रीज वाला क्वेश्चन ना, वही वेजेस, प्रिंटिंग, इंश्योरेंस, पर्सनल। ये क्वेश्चन जो बुक में है 6 नंबर पे, ये फाइनल टच में है 2nd नंबर पे। अप्रैल 2009 का ये सोल्ड क्वेश्चन यहाँ पे है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा इसका, वो बताओ। वो खैर बाद में करेंगे डिस्कस वो से। फिर बैड डेट्स के ऊपर जितनी बार भी क्वेश्चन आए हैं शॉर्ट में, वो सारे क्वेश्चन बैड डेट्स के ऊपर आए हैं। देखो सारे क्वेश्चन बैड डेट्स के हैं। मतलब एक आधी बार रहा होगा, रेयरेस्ट चांस है कि कोई जनरेटिव आई हो। तो जनरेटिव कब आई है, 2014 में या 2015, 2009, 2-3 बार हुआ ऐसा। रेस्ट आपको एक ही चीज आई है, बैड डेट्स ट्रीटमेंट, चाहे वो जर्नलिटीज हो, अकाउंट हो या बैलेंस शीट हो। ये देख सकते हो आप। फिर लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। और ये जो क्वेश्चन आप कह रहे हो, क्योंकि इसमें एक मिस्टेक भी है, वो हमें रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। वो मैं भी बताता हूँ आपको कैसे, कहाँ पे है मिस्टेक। नंबरिंग चेंज होती है सर ना, बताता हूँ कहाँ पे है। मिल गया, ठीक है। नहीं फिर मैं आपको करेक्शन कराता हूँ अपने हिसाब से। मिल नहीं रहा बेटा अभी, शायद मे भी कहीं हो। ठीक है, चलो मैं ऐसे बताता हूँ आपको। आगे यहाँ पर क्या है, हमने उसको गलती से परचेज मान लिया और हमने 920 की एंट्री परचेज बुक के थ्रू डाल दी। तो इसमें परचेज क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो क्या होगी, क्रेडिट। उसके बाद फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 60। अब ये 60 नहीं है, बस ये मुझे याद आ जाएगा वैल्यू करते करते। ये 60 नहीं है, मैं वही ढूंढ रहा था फाइनल टच में ना, इसको करेक्ट किया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन मिल जाता हमें, शायद 960 है। उसमें भी 60 लिखा हुआ है, जो मेरे पास फाइनल टच है उस क्वेश्चन में 60 था। ये गलत है, मतलब यहाँ 60 नहीं है। 760 आई गेस। चलो करके देखते हैं, छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर ₹760। ये 760 60 नहीं हो सकता ना, ये 760 है। फाइनल टच नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं, मे भी वहाँ पे ना किया हो, लेकिन जो मैंने देखे मेरे पास जो ओल्ड फाइनल पड़ी कहीं ना कहीं किया हुआ है। छोड़ो उस बात को, छोड़ो, मैंने वैल्यू निकाल ली, 760 आएगा। अब यहाँ पे 760 रुपीज़ है, यहाँ पर ये वैल्यू गलत है। नया फर्नीचर हम 760 का परचेज कर रहे हैं। अब खुद सोचो बेटा यहाँ वैल्यू कैसे आई, देखो मैंने कैसे निकाली। आप नया फर्नीचर परचेज कर रहे हो 1680 का, ठीक है। और जो आपके पास बिल आ रहा है, नेट नेट इनवॉइस, नेट बिल आ रहा है, वो कितने का आ रहा है, 920 का। तो पुराना फर्नीचर कितने का दिया होगा आपने,
सिंपल है। आप भी मान लो ऐसे बोलो, आप नया मोबाइल खरीद रहे हो, आप नया मोबाइल 5000 का परचेज कर रहे हो और बिल बन रहा है 3000 का, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो पुराना मोबाइल दे रहे हो कितने का है, 2000। हम ऐसे ही करते हैं, ओल्ड मोबाइल देकर न्यू मोबाइल ले लेते हैं, तो नेट इनवाइस कितने का बनता है, 3000। तो ऐसी जो नेट इनवाइस बना है वो 920 का बने। बस गलती क्या होगी अकाउंटेंट से, उसने उसे फर्नीचर मानने जाए क्या मान लिया, परचेज। तो परचेज में से क्या हो जाएगा, माइनस। और फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 760, ये 760 रुपीज उसने एडजस्ट कर दिए होंगे। अब इस एंट्री को हमें रेक्टिफाई करना है, तो 1 मिनट आपको देता हूँ, सोचिए इसके ऊपर। बस इसको 760 कर लो, फिर सोचो। ये सभी बन ऑनलाइन है, वैदिका, अक्षित, जिया, बाकी ऑफलाइन जितने स्टूडेंट भी हैं सब देखिए ध्यान से। आपको तब तक बात समझ नहीं आएगी जब तक आप इसके अलावा कुछ और नहीं देखते। ये तो है ना बेटा, फर्नीचर कितने का है आपके बुक्स में, वो तो देखो ना, ट्रेवल्स में कितने का दिया हुआ है। हाँ तो उसको देखो ना, फिर समझ आएगा आपको। हमारा ओल्ड फर्नीचर कितने का है, 2000 का। तो इसका मतलब जो फर्नीचर जा रहा है वो 2000 का जा रहा है। जब फर्नीचर जाता है तो हम फर्नीचर को क्या करते हैं, फर्नीचर को क्या करते हैं हम, क्रेडिट। तो नया फर्नीचर 1680 का परचेज कर रहे हैं, ये पक्की बात है क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है फर्नीचर इज कॉस्टिंग रुपीज 1680, तो इट मीन यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, ये कोई गलत हो नहीं सकता। दूसरा, ओल्ड फर्नीचर कितने का जा रहा है, 2000 का, वो भी गलत नहीं हो सकता क्योंकि बुक्स में दिया है कि फर्नीचर 2000 का है। तो पुराना फर्नीचर चला गया, नया फर्नीचर आ गया। जबकि नेट इनवॉइस कितने का बना, नेट बिल कितने बना, 920 का, जिसे हमने जिसे हमने फर्नीचर लिखना था, लेकिन लिखा क्या, परचेज, हमने परचेज को क्रेडिट कर दिया। अब क्रेडिट 2950 है और डेबिट कितना है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना आएगा, 2920 2920 2920, सॉरी 2920 बेटा, क्रेडिट में 2920 है और डेबिट कितने हैं, 1680 है, तो डिफरेंस कितना है, 1240। 1240। इसका मतलब 1240 रुपीज का हमें यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। पर हमने वो फर्नीचर बेचा कितने का है, 760 का बेचा है। तो इतने जो 760 का फर्नीचर बेचा है तो हमें वहां पे लॉस प्रॉफिट भी होगा। तो अब हिसाब लगाओ कि 2000 का फर्नीचर है पर 2000 का फर्नीचर, अब ये मुझे याद आ रहा है 760 क्योंकि 1680 और 920 का एक नेट इन्वेस्ट मैंने निकाले, बट ये कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे जितना हम लिखेंगे उस हिसाब से क्या होगा, प्रॉफिट लॉस आएगा। तो अगर फर्नीचर हम 760 का सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब वो वैल्यू एडजस्ट हो रही है उसमें। तो इट मीन अगर फर्नीचर 2000 का है हमारी बुक्स में, जिसको बोलते हैं बुक वैल्यू, हमारी फर्नीचर की बुक वैल्यू 2000 है और आपने उसको सेल किया कितने का, 760 का, तो लॉस कितना हो। अब ये 760 मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे जहाँ तक याद आ रही है या मैं समझ पा रहा हूँ, बट मिस्टेक पक्की है, 60 रुपीज़ तो नहीं है। तो ये 760 का माइनस कर दें तो 1240 रुपये का हमें क्या हो रहा है यहाँ पर, लॉस हो रहा है। तो 2000 का जो ओल्ड फर्नीचर चला गया और उसकी जगह पे नया फर्नीचर आ गया और हमने वैल्यू की 760, 1240 का क्या होगा, लॉस हो गया। तो अगर मैं लॉस को डेबिट कर दूं, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट 1240, तो क्या वैल्यू पूरी हो जाती है, चेक करो।
एंट्री कंप्लीट होगी बेटा? अगर एंट्री कंप्लीट होगी तो फिर 760 जो मुझे एकदम से याद आ रहे हैं वो ठीक है, और क्योंकि वो डिफरेंस भी है 760 किसका, 680 एंड 920 का। तो एक तो बुक्स में 760 कर लो क्योंकि हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, ये एंट्री बेटा। ये बुक्स में शुरू से मिस्टेक है, 60 क्यों है, तो हमने एक बार चेक किया था तो 760 था, या फिर इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस देख लिया तब भी 760 आंसर आ गया। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए ओल्ड फर्नीचर गया, जब फर्नीचर जाता है हम क्या करते हैं, क्रेडिट। नया फर्नीचर आ गया तो क्या करते हैं, डेबिट। नया 1680 का है, पुराना 2000 का है। जबकि 2000 का फर्नीचर बेचा कितने का हमने, 1240 का। तो 1240 के साथ लिख लो ब्रैकेट में, 1240 कैसे आया, 2000 का फर्नीचर कितने बेचा हमने, 760 में। अब इस 760 को अगर 960 कर लोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो 760 ही होगा क्योंकि नेट इनवॉइस तभी बनता है, नहीं तो हमारी एंट्री कंप्लीट ही नहीं होती। क्लियर हो गया, 760 कैसे आया, 1680 का नया फर्नीचर है, और जबकि जो बिल बन रहा है कितने बन रहे हैं, 920 का, फिर पुराना फर्नीचर कितने का बिका है, 760 का। और 760 बिकने के कारण इफ इट इज सोल्ड फॉर 760 तो हमें लॉस हो रहा है 1240 का, ये लॉस ऑन सेल अकाउंट है। अब अगर ये एंट्री समझ आ गई तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम इसको पीएल में ले जाएंगे। अब इससे क्या क्या होगा, हाँ जी एवरीवन जो भी सामने है, क्लियर हो गया डाउट, वैदिक का समझ आ गई बात? यस सर। हाँ, थोड़ा मिस्टेक थी तो वो करेक्ट कर दी हमने। अब इसका इफेक्ट देखते हैं फाइनल अकाउंट्स में क्या होगा। तो फाइनल अकाउंट्स में क्या करेंगे, नंबर 1 मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। एक तो बैलेंस शीट है हमारे पास फाइनल अकाउंट्स में, एक पीएल अकाउंट है। एक बात तो पक्की है, पीएल अकाउंट में क्या जाएगा, लॉस। ठीक है, ये जो लॉस है मैं क्या करके हाईलाइट कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन एमएसटीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कई टीचर यूज करते हैं, हर कॉलेज में तो नहीं आएगा लेकिन कुछ कॉलेज में आता है। 1240 टू लॉस ऑन सेल, टू लॉस ऑन सेल 1240 टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लिख सकते हो। क्लियर। अब बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का है, 1000 का, और ये तो खत्म हो गया, माइनस सोल्ड। चाहे 2000 का नहीं बेचा हमने, कितने बेचे, 760 बेचे, पर 2000 का फर्नीचर खत्म हो गया, तो मतलब इतना लिखने की जरूरत नहीं ना, ये तो अब पुराना फर्नीचर तो आएगा नहीं यहाँ पर, अब तो कौन सा आएगा, नया। तो 2000 वाला फर्नीचर खत्म हो गया, खत्म होने के बाद कौन सा बचा, नया वाला। तो हम लिखेंगे फर्नीचर बैलेंस शीट में ऐसा साइड न्यू कितने का, 1680, तो ये वाली यूज होगी। हमारा डेबिट कंप्लीट हो गया, फर्नीचर आ गया 1680, लोसन सेल आ गया 1240। नोट करना, ये यहाँ से स्टार्ट होके वहाँ तक तो स्टार्ट होके एंड स्टार्ट तीसरा, आप ट्रेडिंग अकाउंट में जाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज अकाउंट में से क्या करोगे, माइनस, तो परचेज में से माइनस कर दो, वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर माइनस कर देना। ट्रेडिंग अकाउंट परचेज कितने दिए, 60,000, उसमें से परचेज माइनस कर दो, कितनी, 920, लिख दो रोंगली डेबिटेड। क्या लिखोगे, रोंगली डेबिटेड, क्योंकि रेक्टिफिकेशन एरर में हम ये सीखते हैं ना कि अगर गलती से हम किसी चीज़ को परचेज मान लेते हैं तो रोंगली डेबिटेड है वो, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। और फोर्थ तो बता ही दिया आपको, हमारा जो ओल्ड फर्नीचर है वो 2000 से कम हो जाएगा। तो फाइनली क्या आना है, ट्रेडिंग अकाउंट में
परचेज में से 920 माइनस होनी है, नई बैलेंस शीट में वैल्यू क्या नहीं है 1680, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है लॉस, और इस एंट्री को आप यहाँ पर कर सकते हो। जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे वहां भी ये क्वेश्चन शायद करवाया होगा मैंने लास्ट ईयर की। आगे बढ़ते हैं, वैदिका क्लियर हो गया? यस सर। हाँ जी, अदर्स को जी अक्षय जो भी हैं। यस सर। हाँ यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 9th ऑनवर्ड्स आपके डाउट्स आएंगे सामने। जो भी कुछ करेंगे हम आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे पिक्स वगैरह। नाइन ऑनवर्ड्स बताओ बेटा, नंबर बताओ जल्दी से, वेट मत करो। तो क्वेश्चन 11। 11 ठीक है। अब 11 का मीनिंग है 10 तक किसी के डाउट्स नहीं है, हैं तो फिर अभी आप बताओगे सामने से। कौन सी एडजस्टमेंट है? क्या डाउट है इसमें जी? हाँ तो एक बार 6th एडजस्टमेंट बता दो। A bill of rupees 4500 was discounted on 10th March. What is due in May? ये बेटा कंटिजेंट लायबिलिटी का पार्ट है, इसका कुछ नहीं करना हमने। यू नो ना कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है? अभी यस सर। हम कब एक्शन लेते हैं? जब वो डिसऑनर हो जाता है। ठीक है, वो बैंक के पास है अभी। आज क्या डेट है? 31 मार्च। 31 मार्च को बिल कहाँ पड़ा है? दैट बिल इज विद बैंक। तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। 10th मार्च को बैंक में गया था, 31 मार्च को भी कहाँ पड़ा है? बैंक में पड़ा है। कब तक रहेगा बैंक में? मई में रहेगा। हाँ, मई में समझ आएगा कि वो बिल ओनर हुआ या डिसओनर। तो अगर कुछ भी होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा। आपको जस्ट क्या करना है, एक एज ए नोट लिखना है बैलेंस शीट के नीचे। याद है ना कंटीजेंट लायबिलिटी क्या करते हैं हम कंटीजेंट लायबिलिटी को बुक्स में दिखाते नहीं, उन्हें हम एज ए नोट दिखाते हैं बैलेंस शीट के बाहर। बैलेंस शीट के बाहर बॉटम में नोट डाल के कि देयर इज ए कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ बिल रिसीवेबल फॉर 4500 डिस्काउंटेड विद बैंक ऑन 10th मार्च एंड ड्यू इन मई। जस्ट ए इंफॉर्मेशन दे देनी हमने एज ए कंटीजेंट। और कुछ डाउट इसमें 11th में? सर इसमें मॉर्गेज एंड इंटरेस्ट टू डेट की वैल्यू एक बार बता दो, सही है? किसकी? मॉर्गेज एंड इंटरेस्ट टू डेट। देखो पहली बात तो ये लायबिलिटी साइड दी है बेटा, क्रेडिट साइड दी है। तो ये मॉर्गेज का मीनिंग है लोन। हमने बैंक से लोन लिया है और उस लोन का इंटरेस्ट अप टू डेट आउटस्टैंडिंग है 190600। अब कोई एडजस्टमेंट है तो समझ आएगी बात। सर एडजस्टमेंट नहीं, इसका बैलेंस शीट का टोटल सही नहीं आ रहा, सॉरी ट्रायल बैलेंस का। आपने अगर कर लिया तो बताओ कहाँ डिफरेंस आ रहा है? डेबिट साइड का टोटल मैच हो रहा है? डेबिट साइड का हो रहा है बट क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा है। तरन देना कैलकुलेटर। मैं डेबिट को बेस मान लेता हूँ 319400। तो देखो सब लोग जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, कैलकुलेटर परचेज कर लो एक बढ़िया सा, और उस पर अपना हैंड सेट करो कैलकुलेटर पे। 319400 में से माइनस करेंगे 220। मोबाइल पे कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी, ये अब गलत हो जाएगा, प्रैक्टिस रॉन्ग प्रैक्टिस होगी वो। Mortgage and interest to date 10,600. 190 और 10,000। हाँ बेटा कैलकुलेटर पे भी मैंने देख लिया 10,600 आ रहा है, राइट?
इसको 10,600 कर लो। सर और इसका ट्रीटमेंट भी बता दो मॉर्गेज इंटरेस्ट का। बस लायबिलिटी साइड आने और क्या आने, कुछ ट्रीटमेंट नहीं इसका। एक लोन है बेटा आपके ऊपर, बस उस लोन का इंटरेस्ट भी उसमें ऐड किया हुआ है हमने, मतलब इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट हो रखी है। जो इंटरेस्ट इसके अंदर है वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। से फॉर एग्जांपल लोन होगा 10,000 का, ऐसा मान लेते हैं 10,000 का लोन होगा और 600 का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा। तब इंपॉर्टेंट होता अगर 600 हमने ऐड करना होता, ये तो ऐड करके दिया है। मॉर्गेज इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 600। हाँ वही बता रहा हूँ, ये बोलने लगा था अभी, ये 600 ऑलरेडी ऐड करके दिया है और इस बात की क्लैरिटी भी हो जाएगी क्योंकि जितना इंटरेस्ट हमने ऐड किया है उतना इंटरेस्ट हमारा डेबिट साइड भी तो है ना। और अगर आप वैदिका अगर ध्यान दोगे अपनी 2 साल की प्रैक्टिस पे 11th-12th की, तो आपको हमेशा क्या बोलते थे कि एक हिडन एडजस्टमेंट होती है लोन पे इंटरेस्ट की। और जब हम लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो हम एक एंट्री पास करते हैं इंटरेस्ट डेबिट टू लोन। इधर से वो लोन में ऐड हो जाता है, उधर से वो इंटरेस्ट हमारे बिजनेस का एक्सपेंस बन जाता है। अब ये एडजस्टमेंट हो चुकी है, यू कैन से ये एक एडजस्टमेंट नहीं रही क्योंकि ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। वो 600 आपको, जो ये तो अमाउंट गलत थी कोई बात नहीं, एक तरफ आपका यहाँ पर 600 लोन में ऐड हो गया, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 600 को, और एक तरफ 600 हमारा यहाँ भी है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस क्या करना है वो जो करना होता है, लोन एंड इंटरेस्ट 10,600 बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाएगा और 600 एज एक्सपेंस पीएल के डेबिट साइड। अब ये फाइनल अकाउंट है हमारा, इसमें कंप्लीट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है बस। तो अगर आप वो भी कर लेते हो तो भी ठीक है, अगर टाइम नहीं है सारे क्वेश्चन करने का। और बताइए इसमें कोई डाउट? सर इसमें मेरे नेट प्रॉफिट में अभी भी 300 का डिफरेंस जा रहा था। वो वेट करो बेटा, आज डाउट क्लास के बाद स्टूडेंट्स अभी ट्राई करेंगे, फिर जो भी जिसका भी सोल्व हो गया वहाँ से इजी है, मैं आपको पिक शेयर कर दूंगा, नहीं तो फिर करना पड़ेगा तो फिर टाइम लगेगा। कर लिया, डन है, लाओ लिस्ट है दूसरी। लेके आओ ना बेटा, दूसरा पहला या नहीं, तो पिक की शेयर कर दूँ। ग्रुप में कर देना, ठीक है। तरन ये कह रहे हैं कि ग्रुप में पिक शेयर कर देंगे, इन्होंने कर ली है, ऑफलाइन स्टूडेंट है, वो पिक शेयर कर देंगे, वहाँ से मैच कर लेना, फिर जो डाउट है बताना, ठीक है। ओके सर। क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन नए ऐड हुए हैं और ये 10 जो नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं मोस्टली वो 10 ईयर्स के हैं। हाँ, वो जो 10 ईयर्स के क्वेश्चन है ना, मैं अगेन बोल रहा हूँ बार बार, आपको ये बुक परचेज करनी है बेटा, जिसको बोलते हैं फाइनल टच। इसमें 10 ईयर्स के क्वेश्चन है। इस बुक की ज़्यादा पॉपुलैरिटी कैसे होगी, क्योंकि 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चन हमारी बुक्स में आ गए, टेक्स्ट बुक में आ गए, कल्याणी बुक में आ गए, तो उनका सोल्यूशन यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन, मैं इसकी पिक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ग्रुप के अंदर, वहाँ से देख लो आप। क्योंकि अगर सोल्यूशन फाइल्स ना हो तो वीकों का सिलेबस कभी कंप्लीट हो नहीं सकता। प्लस 2 में हम आपको वर्कशीट का टीएस के सारे क्वेश्चन कराते हैं क्योंकि 1 साल होता है, यहाँ टाइम ही नहीं है। चेक करो बेटा, आपको मैं शेयर कर दी, वहाँ से मैच कर लेना, आपको आपकी मिस्टेक मिल जाएगी, फिर उसको बताना। आगे बढ़ते हैं 12th ऑनवर्ड्स, डाउट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ रुकने हैं? सर 13th क्वेश्चन में डेटा ट्रीटमेंट एक बार करा दो। आप जो भी बोलोगे सब लोग न्यू बुक्स के नंबर ही बोलेंगे, राइट? इसलिए न्यू बुक्स परचेज करेंगे या फिर एक बार अपनी बुक्स में नंबर लिख लेंगे न्यू बुक के, जैसे ही कॉलेज आते हो किसी से बुक लेकर। इसमें अब आपके पास 5th पॉइंट है, यही है आपका डाउट? सर 13th क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर साल डिस्कस किया जाता है स्टूडेंट्स के साथ। अब इसमें 3 तरह के डेटर्स हैं बेटा, वेदिका को पता है कि हमारे पास 3 तरह के डेटर्स होते हैं। एक होते हैं गुड डेटर्स, एक होते हैं डाउटफुल डेट्स, और एक होते हैं बैड डेट्स। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं,
जैसे इस क्वेश्चन लिखा है ए डेटर्स इंक्लूड अमाउंट ड्यू फ्रॉम गवास्कर 400 कंसिडर्ड डेफिनेटली बैड। हाँ जी, क्या बोलेंगे इसको फिर हम? फर्दर बैडर्स। ये वो बैडर्स हैं जिनके बारे में अभी हमें पता नहीं था, लेकिन अब हमने जब सर्च की तो सामने आ गया कि ये हमारे फर्दर बैडर्स हैं। गवास्कर से हमने बात की, जैसा था ना, हम बोलते हैं कि जिस तरीके से गवास्कर ने बात की है, मुझे तो ये लगता है कि वो पैसे नहीं देगा। जैसे मैंने आपको फ़ोन किया कि बेटा आपकी फ़ीस ड्यू है, आपने बोला सर पता नहीं, मुझे नहीं पता, अगर कभी पैसे होंगे तो दे देंगे, मैं श्योर नहीं हूँ कि आई विल पे। तो अगर आप ऐसी बात बोलो तो मैं क्या समझूंगा? डेफिनेटली बैड। लेकिन अमाउंट ड्यू फ्रॉम बेदी, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है बेटा हमारा। मैं भी जब स्टूडेंट था तो हमारे कॉलेज में भी होता था ये क्वेश्चन। अमाउंट ड्यू फ्रॉम बेदी 1000 कंसिडर्ड डेफिनेटली गुड। तो बेदी कौन है हमारा? अब ये बताओ गुड डेटर्स के साथ क्या करना है? कुछ नहीं करना, वो तो गुड है, वो तो रहेंगे, वो थोड़ी माइनस करने हमने। इट मीन्स इस पॉइंट का कुछ नहीं करना आपने, वैसे बताया है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि तरन इज ए गुड डेटर, उससे फीस आ जाएगी। अब बताओ क्या करूँ? कुछ भी नहीं। मैं तो तब एडजस्ट करूँ जब वो पे करने से मना करेगी या वो डाउटफुल होगी। तो इट मीन्स गवास्कर के 400 माइनस करेंगे एज ए फर्दर डेटर्स में से, लेकिन 1000 बेदी के कुछ नहीं करेंगे। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कपिल देव 600 कंसिडर्ड वेरी मच डाउटफुल, ये भी बैडर्स है। वेरी मच डाउटफुल भी तो बेटा बैडर्स है ना, क्योंकि प्रूडेंस क्या कहता है, अगर आपको 1% भी चांस लगता है कि पैसा मर सकता है तो ये मान लो कि वो पैसा बैडर्स हो गया। तो आपके जो डेटर्स है बेटा वो 1000 कम कर दो। तो कितने डेटर्स दिए इस क्वेश्चन में? और डेटर्स का एक नाम क्या होता है? डेटर्स का नेम क्या होता है? अकाउंट्स रिसीवेबल। तो हम लिखेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल, जिस नाम से दिए उसी नाम से लिखने हैं, इसी नाम से। अकाउंट्स रिसीवेबल 11,070 लेस बैड 400, जो बेदी ने तो मना ही कर दिया ना, मैंने पैसे देने नहीं। और कपिल ने बोला कि सर देखते हैं, अगर हुए तो देंगे, ये तो नहीं, तो वो भी वेरी मच डाउटफुल ही है। तो वेदी और कपिल, सॉरी, बैड एंड डाउटफुल, नाम नहीं लिखना कहीं भी डेटर का, बैड एंड डाउटफुल। तो बैड किसके हैं? गवास्कर के। डाउटफुल किसके हैं? कपिल के। ये 1000 माइनस कर दो, रेस्ट 10,070 आपके आगे बेटा अच्छे डेटर्स। लिखना नहीं, ये आपको बोल रहा हूँ गुड डेटर्स। सेम ऐसे ही मैंने प्लस में समझाया था आपको, और तुमको पता है गुड डेटर्स 10,070 है। अब बनेगी इन पे प्रोविजन, मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5%। जब 5% का प्रोविजन बनेगा बेटा, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5%। तो बताओ 10,070 का 5% कितना होगा? हाँ बोलो सब लोग। 3.5। नहीं, कुछ है ना इसमें पॉइंट एक, जो लोग ऑनलाइन है वो बताओ 5% का प्रोविजन किस फिगर पे बनेगा? मुझे लगता है 10,070 पे नहीं बनेगा। 9070। यस, क्योंकि मैंने लिखा है गुड, सारे गुड नहीं ना, ये मैंने रॉन्ग लिखा है यहाँ पर, जानबूझ के लिखा है रॉन्ग, क्योंकि गुड तो एक ही है बेटा, बेदी, क्योंकि उसके बारे में लिखा हुआ है कि बेदी इज गुड, बेदी अच्छा है, वो आपका ओल्ड स्टूडेंट है, वो आपकी फीस दे देगा, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? गुड। बाकी जिनको मैं नहीं जानता अब अच्छे से, वो सारे मेरी किस कैटेगरी में आ जाएंगे? डीडी, डाउटफुल डेट्स। तो हमेशा हम डाउट किस पे करते हैं? जो साइलेंट होता है, जिसमें कुछ पता नहीं। तो हम जो डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाएंगे वो 10,070 पे नहीं बनाएंगे, 1,000 रुपये छोड़कर। मैं ये कह रहा हूँ 1,000 का कुछ करना नहीं है, माइनस मत कर देना। सिर्फ जब प्रोविजन बनाओगे
तो 10,070 पे नहीं बनेगी, इसमें से 1,000 को छोड़ के किस पे बनेगी, 9,070। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तुम्हारी प्लस वन बुक्स में भी आ गई कि अब जब हम प्रोविजन बनाएंगे तो 1,000 को छोड़ के बाकी 9,070 पे बनाएंगे, फिर जो भी होगी वो तो अमाउंट एक 450 453.5, राइट। अब 454 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, राउंड फिर कर लो, 454 कर लो, 454 माइनस कर लो, फाइनली योर आंसर विल कम। अब पीएल में कितने लेके जाएंगे, पीएल में लिखेंगे टू बैड डेट्स, क्वेश्चन में बैड डेट्स गिवन है, यस। अब पीएल में आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बनाते हैं, टू बैड डेट्स 1310, एड फर्दर 1,000, चाहे वो डाउटफुल है या वेरी मच डाउटफुल है या बैड है, वट एवर, हमारे लिए 1,000 है। एड फर्दर के बाद एड न्यू प्रोविजन, क्या बोलेंगे, एड न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितने की बनी, 454 की। ओल्ड प्रोविजन है क्वेश्चन में, नहीं, नहीं है, बस फाइनल आंसर आपको बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपको सोल्यूशन शेयर किया बेटा उसमें मिल जाएगा आपको ये ना क्वेश्चन, देखते हैं सोल्यूशन में से। ओपनिंग स्टॉक चेक करो तरन, इसका इस क्वेश्चन का ओपनिंग स्टॉक कितने, 14310 14 310 ये थोड़ा, ये जो क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, ये रहा, ये रहा वो क्वेश्चन, ठीक है। हमारा वो 760 है वहां पर, ये आपके सोल्यूशन में है, यहाँ भी, यहाँ ठीक किया हुआ है। नया फर्नीचर 1680 का और पुराना फर्नीचर 2000 का, लॉस 1200 से है, वो कैसे आया था, 2000 माइनस 760। ये सॉल्यूशन आपके साथ शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में, इसको यूज करो, जितने क्वेश्चन इसकी हेल्प से आप मैच करके मैक्सिमम कर सकते हो, सो दैट आपके सामने डाउट्स आ जाए। कंप्लीट क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिलेगा हमें बीको में, 1 मंथ होता है प्लस वन में, तो वहाँ तो हो जाता है। ओपनिंग स्टॉक को भी आएगा आपके सामने वाला, ये अब वैदिक का जो आपका डाउट था देख लीजिए, आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा जो मैंने अभी समझाया आपको, ये रहा। ठीक है, डन है, मैच कर लो। यही समझाया भी आपको, चलिए आगे नेक्स्ट डाउट। नेक्स्ट डाउट एवरीवन, सर 14th क्वेश्चन का 4th पॉइंट समझा दो।
हाँ जी, थर्ड पॉइंट पे आते हैं एवरीवन। ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूड स्टेशनरी परचेज 800। ये बहुत सिंपल बात होती है वैदिका, इसमें डाउट नहीं करना। थोड़ा सर सा 14 क्वेश्चन का 4th पॉइंट। अच्छा सॉरी, चलो ये तो कर लेते हैं अभी। जो भी स्टूडेंट हो, जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे इसमें 2 पॉइंट्स हैं ये वाले, जब वो बोलते हैं इंक्लूड, आपको अलग करना है बस। तो आपको क्या करना है, ऑफिस एक्सपेंस में से 800 रुपये कम कर देने हैं। वो किसके आ जाएंगे, स्टेशनरी के। तो ऑफिस एक्सपेंस 800 रुपये कम होकर जितना रह जाएगा वो रह जाएगा। और ये 800 कहाँ ऐड करने हैं, स्टेशनरी में। फिर जब स्टेशनरी में ऐड कर दोगे तो 800, एक और पॉइंट वहीं पे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी स्टेशनरी स्टॉक पड़ा है कितने का, 200। इतने ये बच गया क्लोजिंग स्टॉक है। तो स्टेशनरी का अमाउंट कितना दिया है क्वेश्चन में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर बहुत सिंपल तरीके से हम सोल्व करते हैं इसको। ऐसे बहुत से पॉइंट आपको मिलेंगे फाइनल अकाउंट्स में, और हर साल नए भी बनते हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। स्टेशनरी का एक्सपेंस आपको नहीं मिल रहा, इसका मतलब अलग से स्टेशनरी के नाम से कुछ दिया नहीं हुआ। तो जो भी निकलेगा इसमें से निकलेगा। ऑफिस एक्सपेंस कितने का है, 1500। तो हम क्या करेंगे अब, जब हम पीएल अकाउंट बनाएंगे, ये देखो, तो वहां लिखेंगे टू ऑफिस एक्सपेंस 50/100 में से 800 माइनस कर देंगे, वो कितना रह जाएगा, 4300। आई गेस इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट है, लेकिन मान लो अभी नहीं है, लेकिन ऑफिस स्टेशनरी के ऊपर है। तो हमने ये 800 जो माइनस किया ऑफिस एक्सपेंस में से, इसे हम स्टेशनरी में दिखा देंगे, टू स्टेशनरी 800। बट 800 रुपये की स्टेशनरी परचेज तो की, लेकिन लगी नहीं, उसमें कुछ बच गया। कितना स्टॉक बच गया, 200 का। तो स्टेशनरी नाम से कितना एक्सपेंस आया, 600। तो ये 200 का जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया, ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। लेकिन ये 200 का स्टॉक किसमें इंक्लूड है, तो ये गेम है बस ऐसे, ये 200 का किसमें इंक्लूड है, क्लोजिंग स्टॉक में। तो जब हम ट्रेडिंग को बनाएंगे, ये भी मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, जब हम ट्रेडिंग को बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, वो 10,700 ना दिखाकर उसमें से 200 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 10,500। तो इस तरह से 200 की दो एडजस्टमेंट होंगी। एक, ये गुड्स के स्टॉक में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक किसका होता है, हमेशा गुड्स का, और वही आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। और दूसरा, जब हम ऑफिस एक्सपेंस को अलग कर देंगे ऐसे, तो 800 रुपये अलग चले जाएंगे कहीं पे, यहां आ जाएंगे अलग से, ऊपर से निकले, एक नया हेडिंग बन गया, 200 का स्ट्रोक यहाँ से मैच हो गया। तो 200 की डबल एडजस्टमेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाना है और पीएल में भी, मतलब माइनस ही होना है इसने। यहाँ से माइनस होकर वो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। तो अभी भी स्टॉक आपको 10,700 का नजर आ रहा है, बट गुड्स का स्टॉक कितने का है, 10,500 का, और स्टेशनरी स्टॉक कितने का है, 200। तो पहले 800 की डबल एडजस्टमेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट से माइनस हुए क्लोजिंग स्टॉक में से, सॉरी 800 की दो एडजस्टमेंट है, पहले वो ऑफिस एक्सपेंसेस से माइनस हुए और अलग से शो हो गई, ये हो गया एक पॉइंट। 800 की दो एडजस्टमेंट्स है, मतलब दो पार्ट्स है, डेबिट एंड क्रेडिट। ऑफिस एक्सपेंस में से कैंसिल हो गए, एज ए न्यू एक्सपेंस आ गए। फिर 200 के दो पॉइंट्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस हो गए 200, और स्टेशनरी में से माइनस हो गए, और वो बन गया हमारा बैलेंस शीट में एसेट। 14 क्वेश्चन में आते हैं। यस बेटा, 14 क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट था, 4th पॉइंट। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। तो पहले इन्वेस्टमेंट चेक करो कितने की है, ऊपर 1 लाख। जब हम इसको 10% प्रॉफिट पे सेल करेंगे तो कितने की सेल होगी, 1,10,000। अभी वेदिका जो आपने क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था उसमें क्या था, फर्नीचर खरीदा और आप उसको परचेज मान रहे हो, उसको गुड्स मान रहे हो। ऐसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बेचा और आप उसे सेल मान रहे हो। ये हमारी बहुत ही ट्रेडिशनल एडजस्टमेंट है फाइनल अकाउंट्स की ना, कि जब हम कुछ भी खरीदते हैं उसे परचेज मान लेना,
जब बेचते हो उसको सेल मानना, ये दोनों गलत है। इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो आप सेल में से कम कर दो। तो जब आप सेल में से कम करोगे, ये देखो अगर ये क्वेश्चन है वो ढूंढना पड़ेगा भाई क्वेश्चन सोल्यूशन में है या नहीं, किया कहाँ पे देख लेना। या तो एक स्टूडेंट ढूंढने का काम कर ले, पहले ढूंढ के वो लिख ले अपनी बुक पे, इजी हो जाओगे आप ना। सिस्टमेटिक करो। जब मैं कोई सोल्यूशन शेयर करता हूँ आपके साथ, तो उसके क्वेश्चंस को बुक के ऊपर लिख लो कि इसका सोल्यूशन है, एस लिख लो बस। मान लो क्वेश्चन नंबर 37 पे लिख लो एस, एस 43, सोल्यूशन में 43 नंबर पे है। तो इससे जब आप क्वेश्चन करोगे बुक में, ये काम करने में सिर्फ आपको 1 घंटा लगेगा पहले, और आपका बहुत सा टाइम बच जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन में जितने क्वेश्चन हैं 80% क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, 80-90। किसी चैप्टर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें, सारे मिल जाएंगे। फाइनल काउंट्स में हर साल वो नए ऐड कर देते हैं, जितने क्वेश्चन हर साल आते हैं नए वो ऐड कर देते हैं बुक्स में, या ऊपर नीचे कर देते हैं। तो उतनी तो आपको सोल्यूशन में से मैच हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन की अगर जहाँ तक बात है, आप सेल में से माइनस कर दो, सेल में से माइनस कर दो 1,10,000। तो हमारी ये एडजस्टमेंट होगी। गलती से हमने उसको सेल मान लिया था, सेल में से 1,10,000 माइनस कर दो। दूसरा एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दो। इन्वेस्टमेंट में से 1 लाख की माइनस हो गई, जो है ही 1 लाख का, और कैसे 10,000 को प्रॉफिट मान के पीएल में ले जाओ। तो पीएल की क्रेडिट साइड जहां आप दिखाते हो जीपी, वही दिखा दोगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000। गॉट इट? क्लियर हो गया? ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट रखते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आउट। सर जो 15th क्वेश्चन की लास्ट लाइन है एडजस्टमेंट की, वो समझाना है एक बार। 2000 वाली जो लिखी है। यस बेटा, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 18,792। तो बस ये यहाँ पे खत्म हो गया पॉइंट। सर नहीं, वो जो 2000 इज टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व फंड, तो ये इसका क्या करना है? वो पता है कि मैं वो देख रहा था, यहाँ पे 6 पॉइंट शुरू हो गया बेटा, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्लोजिंग स्टॉक तो 18,792 का तो होता ही है बस, जैसे हर क्वेश्चन होता है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में ऐसा साइड। आगे 6 पॉइंट है ये, ₹2000 इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे इस क्वेश्चन में, तो लास्ट में आपको रिजर्व फंड का एक प्रोविजन बनाना है, टू रिजर्व फंड 2000। तो जितना आप रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर दोगे, उतना आपका लास्ट में नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। एक तो ये पॉइंट है इसके अंदर। और ये रिजर्व फंड कहाँ जाएगा? आपको सबको होता है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। ये तब तक पड़ा रहेगा जब तक इसका यूज नहीं आता कोई। दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पे ये भी कहा गया है, मैनेजर को कमीशन मिलना है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वो तो आपको पता है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब 10/110 होता है। बट 10/110 किसका करेंगे? कौन से नेट प्रॉफिट का करेंगे? जो रिजर्व फंड को बनाने से पहले आता है बाद में आता है, ये पॉइंट है यहाँ पर। ये सोचिए इसके ऊपर, फिर हम बात करते हैं। इमेजिन कर लिया, पीएल को बनाया, लास्ट में 2 चीजें होनी है। एक तो नेट प्रॉफिट के ऊपर 10% का मैनेजर को क्या देना है? कमीशन। और एक आपने 2,000 रुपीज का रिजर्व फंड ट्रांसफर करना है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। सर पहले आई थिंक कमीशन देंगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर आई थिंक रिजर्व फंड बनाएंगे। एक्सीलेंट। पहले हम मैनेजर को कमीशन देंगे। ये चीज आपको पार्टनरशिप ने बहुत अच्छे सिखाई है बेटा। रिजर्व फंड बनाना हमारा एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट को बांटना है। आप रिजर्व फंड बनाओ या नेट प्रॉफिट पूरा कैपिटल में ऐड कर दो, वो तो प्रॉफिट पार्टनर का ही है, ओनर का ही है। तो पहले मैनेजर का कमीशन बना लेना। तो इट मीन्स कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा? पहले आपको क्वेश्चन यहाँ तक सोल्व करना पड़ेगा। ये देखो ऐसे होता है ये क्वेश्चन सोल्व। पहले आपको नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन करने का एक स्पेशल तरीका होता है, पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, उसको फिर आगे शिफ्ट कर दो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, रहेगा पीएल में ही। फिर उस नेट प्रॉफिट के ऊपर क्या लगाओ? मैनेजर्स कमीशन। फिर उसके बाद आपका यहां पर मैनेजर कमीशन बनेगा। ये देखो मैं दोबारा करके दिखा रहा हूं। यहां लिखेंगे 2
टू मैनेजर कमीशन। अब जो नेट प्रॉफिट यहाँ आया है, ठीक है, जो भी यहाँ पे आ रहा है, उस नेट प्रॉफिट का 10/110 कर देना, वो मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा। और उसको देने के बाद कहते हैं अगर कोई प्रॉफिट बचता है वो तो बचेगा बचेगा, क्योंकि 10% दिया ना हमने, जो भी 10/110 का कहते हैं, जो बाकी बचा वो आपका नेट प्रॉफिट है, जिसमें से पहले क्या बनेगा, टू रिजर्व फंड। अगर ये पार्टनरशिप होती तो रिजर्व फंड कहाँ बनता, पीएल एप्रोप्रिएशन में, भाई सोल्ड रेट है। रिजर्व फंड बनने के बाद बाकी जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो जाएगा कैपिटल में। रेस्ट आप इस क्वेश्चन कर लो, अदर्स भी कर लें, फिर मैच हो जाएगा। अगर आपका आंसर नहीं आया फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो फुल क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। डाउट्स में तो यही आपका डाउट है तो मैंने समझा दिया। क्लियर हो गया? यस सर। और एक जरूर एक अच्छी हैबिट सर रखो, एक मिनट बेटा, एक हैबिट अच्छी रखो कि जब आपको मैनेजर कमीशन का पॉइंट आ जाता है तो एक बार के लिए क्वेश्चन को नेट प्रॉफिट निकाल के बंद कर दिया करो, मैनेजर कमीशन बाद में किया करो, ताकि वहां तक आंसर सबके सामने आ जाए कि नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितने है। फिर 10/100 करना है या 10/110 हो तो आपको बताइए, उसके बाद रिजर्व फंड की बात आएगी। यस वैदिका? सर इन केस नेट प्रॉफिट के बाद जब हम कमीशन देते हैं उसके बाद जो रिजर्व फंड बनाना है हमने 2000 का, और लेकिन हमारे पास प्रॉफिट 1500 का मान लो पड़ता है, तो फिर हम प्रॉफिट मतलब रिजर्व फंड में फिर सिर्फ 1500 ही डालेंगे उस टाइम। क्यों लिखा हुआ है कि अगर प्रॉफिट बचता है या जितना बचा है, इसका मीनिंग यही है ना, क्योंकि अप्रोप्रिएशन का मीनिंग आपने प्लस 2 में क्या समझा है कि अगर प्रॉफिट अवेलेबल है तो अप्रोप्रिएशन करेंगे और जितना है उतना ही करेंगे। तो अगर आपको 2000 बनाने को कहा जाए और आपके पास बचे 1500 है तो 1500 ही बनाओगे फिर आप। गॉट इट? ओके सर। बट इस क्वेश्चन में तो दिख ही रहा है आंसर ज़्यादा आ रहा है 11,000, तो आपके पास 13,510 बचेंगे लास्ट में। फिर उससे 2000 रिजर्व फंड में जाएंगे, वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, पीएल में से माइनस होकर एक तरह से प्रॉफिट सेव हो गया, रिजर्व बन गया आपका, और बाकी 11,510 रह जाएगा नेट प्रॉफिट, जो अगेन बैलेंस शीट में जाएगा कैपिटल में ऐड होने के लिए। तो देखा जाए दोनों चीज़ें गई तो बैलेंस शीट में ही है, एक रिजर्व फंड बिजनेस के पास रह गया और नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो गया। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। हाँ कौन सा? बाद में कहते हैं उसको 16th ऑनवर्ड्स। अब डाउट्स बताएंगे, जहाँ भी डाउट है मुझे आप टिल 18 को डाउट, 19 यही आज का लेक्चर, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। 20 में डिस्काउंट और क्रेडिटर्स वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, एक मिनट होल्ड कर रहा हूँ। वो तो क्वेश्चन कह रहे हो, करो ओपन इससे।
मिलेगा क्वेश्चन कौन सा है? एक ग्रुप में शेयर कर दो, दोनों पेज ना, सोल्यूशन में भी हाँ सारा कर दो, पूरा क्वेश्चन कर दो, क्वेश्चन और सोल्यूशन। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ पे डाउट है स्टूडेंट का, तो वो ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं पिक, क्वेश्चन की और सोल्यूशन की भी, तो वहाँ से कर देते हैं, ये फाइनल टच में से आपके पास आएगा पिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 में डाउट, 22, 25 तक डाउट्स बता दो अगर हैं कोई इसमें से, अगर आपने किए अभी ट्राई नहीं किए तो फिर नेक्स्ट क्लास में बताना, लेकिन जल्दी करना क्योंकि फाइनल काउंट्स इज नॉट ओनली इन अवर सिलेबस, आगे के चैप्टर्स के लिए उतने डेज कम रह जाते हैं, बैच लेट स्टार्ट हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा हमें फास्ट चलना है, होमवर्क करने ट्राई करते हैं। पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं, देखिए सामने आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, चलिए भी ठीक है, मुझे लगता है शायद यही ना हो। 25th क्वेश्चन का लास्ट के 2 पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। देखो इसमें लिखा है एवरीवन, ये +1 का क्वेश्चन है, +1 की बुक में भी हमने किया था, डीके बुक में भी होता है ये क्वेश्चन। देखो ध्यान से, अ प्रोविजन ऑफ 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर वर्क मैनेजर। कोई भी मैनेजर का प्रोविजन, चाहे वो मैनेजर वर्क मैनेजर हो या ऑफिस मैनेजर हो, वर्क का मीनिंग क्या होता है? फैक्ट्री, वर्क्स, सॉरी नॉट वर्क, वर्क्स मीन्स फैक्ट्री, ये स्पेशल वर्ड होता है जो फैक्ट्रीज के लिए यूज होता है, वर्क्स। तो एक मैनेजर हमारा फैक्ट्री में बैठता है और एक मैनेजर ऑफिस में बैठता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीएम, जनरल मैनेजर, ये हमारे ऑफिस का है। हमने दोनों को कमीशन देना है, तो वर्क मैनेजर को जो कमीशन मिलेगा वो 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो वो सिंपल है, जैसे आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया तो ग्रॉस प्रॉफिट का 1% कमीशन दे दोगे पीएल अकाउंट में, लेकिन आएगा पीएल में ही, है ना। मान लेते हैं, अजम्पशन ले लेते हैं कि सपोज हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ये आंसर देख लेते हैं 95,700, तो इसके लिए तो आपको वेट करने की जरूरत ही नहीं। टू वर्क मैनेजर्स कमीशन, टू वर्क मैनेजर्स कमीशन, आप अभी दिखा दो 95,700 का 1% कितना है? 1%, यस, 1/100 कितना आ जाएगा? 957। तो वो तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रोस प्रॉफिट में से आपने पहले क्या दे दिया, उसके बाद आपको बाकी खर्चे दिखाने पड़ेंगे, एंड तक जाना पड़ेगा, वो तो आपको आता ही हो। एंड तक जाएंगे तो क्या आएगा आपका? नेट प्रॉफिट, वो निकाल लेना। निकालने के बाद जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, निकालने के बाद उसको शिफ्ट कर देना आगे, इसको बोलना कैरी डाउन बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। जैसे हम पीएल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करते थे, वो जब तुम यहाँ आ जाओगे उसके बाद आप जनरल मैनेजर को क्या दोगे? कमीशन। तो जनरल मैनेजर कमीशन किस पे है? टू जनरल मैनेजर्स कमीशन, वो किस पे है? नेट प्रॉफिट पे। बिफोर है कि आफ्टर है? अ कमीशन 2% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वर्क मैनेजर। तो ये आफ्टर चार्जिंग वर्ड नहीं यूज करना अब यहाँ पे, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग क्या है? वर्क मैनेजर, वो तो हम कब का दे चुके हैं, ये सारी बातें +2 में समझाई आपको द्वारा कि आफ्टर, ये नहीं सिर्फ याद कर ले कि आफ्टर, आफ्टर किसका? अगर आफ्टर वर्क है तो वर्क का तो माइनस हो चुका है, तो जो नेट प्रॉफिट आ गया आ रहा है, जो भी आ रहा है नेट प्रॉफिट वही चाहिए हमें। जब वही नेट प्रॉफिट चाहिए होता है तो वो 10/100 होता है। जब वो प्रॉफिट ना चाहकर हमें नेक्स्ट वाला प्रॉफिट चाहिए होता है आफ्टर चार्जिंग, तो 10/110। तो यहाँ 10/110, तो स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं ना, क्योंकि सब लोगों ने +1 में रट्टा लगाया होता है, +2 में भी, तो आफ्टर मीन्स 10/110, वो क्रैम नहीं चलेगा। अगर वो 10% आफ्टर चार्जिंग सच में कमीशन, सच SUCH याद है ना, जिस मैनेजर को कमीशन दे रहे हो उसी के कमीशन को माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है, तो एक्चुअली वो आफ्टर चार्जिंग है। ये तो आफ्टर क्या है? वर्क मैनेजर, वो तो होता ही है। और मैं बोलूँ आफ्टर चार्जिंग सैलरी, वो तो होता ही है। आफ्टर चार्जिंग रेंट, आफ्टर चार्जिंग बैड डेट्स, वो तो हमेशा आफ्टर होता है। नेट प्रॉफिट का मीनिंग ही आफ्टर है। तो यहाँ 10/100 ही करना है आपको।
ठीक है। उसके बाद तो आपको पता है हमने डेटर्स वाले क्वेश्चन किए थे, और एक डिस्काउंट रिसीट वाला कौन सा था क्वेश्चन, 20 था, वो बीच में रह गया बात। कोई बात नहीं, जो रह जाएगी आज वो परसों कर लेंगे डिस्कस, पर कोशिश करो परसों इस वीक में इस चैप्टर को खत्म करें हम। इस वीक का टाइम ले लो, बहुत है, आज ट्यूसडे है, आपके 5 डेज और हैं, 5 डेज में चैप्टर को ओवर करो। सोल्यूशन फाइल भी आपके पास है, बुक का PDF या बुक भी आपके पास है, फाइनल टच है तो उसमें से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप कर लो रिटर्न में इनफ है, 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन रिटर्न में, और फिर जितने क्वेश्चन और हो सके उसकी कोई लिमिट ही नहीं, चाहे मेरे साथ डिस्कस कर लो या बुक की इलस्ट्रेशन कर लो, फाइनल टच के सोल्ड क्वेश्चन कर लो, जितने मर्जी कर लो फिर आप। ठीक है, जितना करते जाओगे फाइनल अकाउंट्स में नॉलेज बढ़ती जाएगी, और ये नॉलेज हमारे अगले 2 साल और काम आनी है। 20 क्वेश्चन में क्या पॉइंट था डिस्काउंट वाला? हाँ, वो उसकी बात करते हैं अभी हम। ठीक है जी, तो फिर बाकी डाउट्स बाद में देखते हैं, पहले इस पॉइंट की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 2%। डेटर्स पे तो बनते ही है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, क्रेडिटर्स पे भी बनती है बट अलाउड नहीं है, इसलिए आपको ये बहुत रेयर क्वेश्चन मिलेगी। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो प्रूडेंस क्या कहता है, आने वाले लॉसेस की प्रोविजन तो बना सकते हो बट आने वाले प्रॉफिट्स की नहीं बनानी। तो अगर मुझे क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलने का चांस है बेटा, तो वो मेरे लिए लॉस थोड़ी ना है, वो मेरे लिए क्या है, इनकम है। और ये क्वेश्चन भी आपको फाइनल टच में सोल्व मिलेगा, जहाँ लिखा है बीकॉम पंजाब। आप पहली बार पढ़ रहे हो बीकॉम में, सेमेस्टर 1 में, PU में, तो अगले सेमेस्टर से आपको बहुत कुछ पता होगा पहले से। फर्स्ट सेमेस्टर में हर चीज़ नहीं होती है। जब आप बुक में देखो बीकॉम पंजाब, तो सोच के चलो कि ये 10 ईयर्स का क्वेश्चन है, जो पंजाब मीन्स बोला पंजाब नहीं पंजाब मीन्स पंजाब यूनिवर्सिटी, स्टेट पंजाब की बात नहीं हो रही। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, और जो क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आया हुआ है वो आपको फाइनल टच में पक्का मिलेगा सोल्ड। इसलिए उसके सारे क्वेश्चन कर लेना भी एक तरह से तैयारी होता है। बस स्टिल हम बुक के अगर 15-20 क्वेश्चन करें हर चैप्टर के, फिर फाइनल टच करें, तो हमारी तैयारी डबल होगी, बहुत बड़ी तैयारी होगी। तो वहाँ आपको ये क्वेश्चन सोल्व मिलेगा, और वहाँ पे आप देखोगे कैसे किया हमने। बैलेंस शीट के अंदर जब हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स कितने हैं, 5000। अब जब हमें क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलेगा तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कम ही होगी, हम लिखेंगे माइनस प्रोविजन या रिजर्व। वैसे दोनों में डिफरेंस होता है, आपको पता है थ्योरेटिकल, पर इसको अभी इंटरचेंज कर लेते हैं। जैसे न्यूमेरिकल्स में कभी रिजर्व बोलते हैं, कभी प्रोविजन होती है, वो प्रोविजन ही है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द रेट 2%। जब 2% करेंगे कितना आ जाएगा, 1000, सॉरी 100, 5000 का 2% 100, तो 100 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे, कितना रह जाएगा 4900। तो 4900 रुपीज़ का एक क्रेडिटर रह गया रिमेनिंग, जिसको हम बैलेंस शीट के बाहर लिख देंगे। फिर 100 रुपीज़ क्या है, आप सबको पता है जब क्रेडिटर्स की वैल्यू कम होती है तो हमें गेन होते हैं, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट सेट बोलते थे हम। तो आज वो PL के क्रेडिट सेट रह जाएगा। तो अगर हम PL की क्रेडिट सेट बनाएं, तो अब कुछ डिस्काउंट में मिला भी होगा, क्या पूरे साल में कुछ डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड है इस क्वेश्चन में, सेल क्रेडिटर, सिर्फ क्रेडिट सेट देखना है। अगर एक बीकॉम स्टूडेंट भी उसको डेबिट सेट ढूंढ रहा है, फिर तो बहुत गड़बड़ होगी कहीं ना कहीं बेसिक्स में। जो क्रेडिट आइटम्स और क्रेडिट से मिलेंगी, डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ होगा, यहाँ तो है नहीं, इट मीन डिस्काउंट रिसीव हमें मिला नहीं कुछ भी। मैं मान लेता हूँ चलो मिला है समझाने के लिए, अगर डिस्काउंट रिसीव्ड मिला होता बाय डिस्काउंट रिसीव्ड से 500 मान लेता हूँ, ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में नहीं है, होता तो ऐसा था। जैसे इधर लेते हैं डेबिट साइड, हम क्या बोलते हैं, यहाँ देखो टू डिस्काउंट अलाउड 500 एड न्यू प्रोविजन बोलते हैं ना, जैसे माइनस ओल्ड प्रोविजन, ऐसे यहाँ भी है बाय डिस्काउंट रिसीव्ड एड न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। अब न्यू प्रोविजन कितनी बन गई 100 की, तो 100 ऐड हो गया। ओल्ड प्रोविजन अगर होती तो वो माइनस हो जाती समथिंग, अगर माइनस होती तो फाइनल आंसर आपका बाहर आ जाता। तो सिंपल सी बात है, जो भी क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट का प्रोविजन बनेगा
वो बिजनेस के लिए इनकम है, पीएल के क्रेडिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड में ऐड कर दो। दोनों में क्या डिफरेंस है? डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब डिस्काउंट मिल चुका, और प्रोविजन का मीनिंग मिलने वाला है, और बैलेंस शीट में कहाँ आ जाएगा? क्रेडिटर्स में से माइनस हो जाएगा। गॉट इट? अब इस लगे हाथ हम ना वो भी कर लेते हैं जो हमने उस दिन पेंडिंग छोड़ दिया था, 25th के बाद जो क्वेश्चन है। बट एक बार के लिए बता दो एवरीवन, अगर आपने ट्राई किए क्वेश्चंस, 25th तक कोई डाउट है? फिर जो टाइम बचेगा उसमें लगा देंगे हम, और 25th तक कर लेना इनफ है। मतलब आप अगर आगे ना जाओगे तो भी ठीक है बेटा, 25th तक इनफ क्वेश्चन आ जाते हैं, हर तरह का क्वेश्चन आ गया जहाँ पे आपको ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनानी है। उसके बाद तो आपके वो वाले क्वेश्चन आ गए डेटर्स वाले, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 26, 27, 28। उस दिन हमने 30 क्वेश्चन किया था, 30। उसका एक पॉइंट रह गया था पेंडिंग, मैं वो करवाता हूँ अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, पर उससे पहले हम एक डाउट ले लें। यहाँ पे तरन ने पिक्चर की है क्वेश्चन बुक में, हाँ जी, यहाँ पर क्या बेटा बताओ, सर इसमें 5th and 6th points। कौन सा? 5th and 6th। 5th and 6th पॉइंट, ओके। रीड करो everyone your point। General manager is to be given commission 10% on the net profit after charging commission of work manager। हाँ, ऐसा वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आपको ये सारे फाइनल टच में मिलेंगे। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है एग्जाम में, बट बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, हाँ लास्ट ईयर भी आया होगा, लेकिन ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, जो बहुत पहले ऐसे क्वेश्चन आया करते थे, है ना। लेकिन वो होता क्या है ना, आजकल जब पेपर सेट होता है तो वो लोग भी क्या करते हैं, 10 ईयर्स उठा लेते हैं, ये नहीं वो फाइनल टच उठाते हैं। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास अपना 10 ईयर्स पड़ा होता है, ठीक है, जिसे डीपीटी भी बोलते हैं। एक डीपीटी बुक के नाम से बुक आएगी आपको बीकॉम में, हमारी इंस्टीट्यूट में पढ़ी अगर देखनी हो तो। डीपीटी के अंदर ना सारे सब्जेक्ट्स के 10 ईयर्स के क्वेश्चन हैं, बट अनसोल्ड है। ये सिर्फ फाइनल टच ऐसी एक बुक निकली है जहां उन्होंने अकाउंट्स के क्वेश्चन को क्या कर दिया, सोल्व करके दे दिया। बाकी तो सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी पार्ट्स होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जनरल मैनेजर को जो कमीशन देना है वो 10% देना है वर्क मैनेजर के बाद और खुद के कमीशन के बाद। ठीक है ना, वर्क मैनेजर का और खुद का। वर्क मैनेजर को जो कमीशन देना है वो 5% है आफ्टर चार्जिंग जनरल मैनेजर और खुद का। ऐसे इस पॉइंट को लेते हैं। एक बार रामायण में एक सीन था, रामायण तो जानते हो ना, आजकल के स्टूडेंट से हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती हर चीज़ की। रामायण में एक सीन था, एग्जैक्टली तो नहीं बोलूँगा ऐसा कुछ भी, से राम और लक्ष्मण 2 लोग हैं, 2 भाई हैं। तो राम जी ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण को खाना खिलाने के बाद और मेरा हिस्सा निकालने के बाद जो खाना बचेगा उसका 10% मैं खाऊंगा। और जब आप लक्ष्मण जी के पास गए, वो बोलते राम जी को खाना खिलाने के बाद और मेरा खाना निकालने के बाद जो खाना बचेगा उसका 5% मैं लूंगा। अब खाना खिलाने वाला कंफ्यूज हो गया, किसको पहले खिलाएं। राम कहते हैं लक्ष्मण को पहले खिलाओ, और लक्ष्मण कहते राम को पहले खिलाओ। तो ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है फाइनल अकाउंट्स का, ये आपको फर्दर क्लासेस में मिलेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला फिर हमने, ये देखिए, हाँ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये देखो, ठीक है, आपको कोई भी डाउट होता है ना, आप जब आपका डाउट है मान लो इलस्ट्रेशन में से या किसी फाइनल टेस्ट में से, तो शेयर करो ग्रुप के अंदर, मैं उसको यहाँ पे ओपन कर लिया करूँगा, बट विद क्वेश्चन सोल्यूशन वर्किंग नोट, सो दैट टाइम ना लगे उसमें। क्योंकि टाइम हमारी सबसे बड़ी यहाँ पे फैक्टर की है, टाइम ही नहीं है हमारे पास बीकॉम के अंदर, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ से देखो, इस क्वेश्चन में जब आपने नेट प्रॉफिट निकाला तो कैसे निकाला,
18,500 में जो भी ग्रोस प्रॉफिट रहा होगा प्लस 760 प्लस 4,000 माइनस माइनस करके अल्टीमेटली हम पहुंच गए 82,960 पे। ठीक है, अब मान लो कि जनरल मैनेजर एक्स है और वर्क मैनेजर वाई है। पहले यहाँ से देख लो, फिर मैं करके दिखाऊंगा आपको बाद में। जनरल मैनेजर एक्स है, क्योंकि बार बार लिखेंगे जनरल मैनेजर तो एक्स चलेगा, और वर्क मैनेजर क्या है, वाई। मैंने बोल दिया राम और लक्ष्मण। तो जब राम को कमीशन देना है तो नेट प्रॉफिट में से वाई माइनस करके, वाई का कमीशन माइनस करके जो आएगा उसका 10/110। और जब लक्ष्मण को कमीशन देना है तो उसमें से राम का माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसका 5/105। अब इसको यहां देखो, यहां देखो व्हाइट बोर्ड पे, इससे पहले वो इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी। आजकल सितंबर में स्टूडेंट्स वैसे कम आ रहे हैं स्कूल के कारण, आपको याद आ जाएगा। ये आपका एक डायग्राम था प्लस 2 में, याद है कभी आपकी लाइफ हुआ करते थे ये क्वेश्चंस। और ये चैप्टर्स ADAS, जहाँ पे आज का टॉपिक था APC एंड MPC। वो आपसे पहले उन्हीं की क्लास चल रही थी ना, तो वो टॉपिक कंप्लीट करना पड़ता है कई बार, तो टाइमली ओवर नहीं कर पाते। आज डाउट ज़्यादा थे, कुछ एग्जाम्स के डाउट्स थे, तो खैर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका सपोज ग्रोस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस करके और इनकम ऐड करके आंसर आ गया 82,960, यही था शायद। ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। अब इसमें दो लोगों को देने हैं, एक जनरल मैनेजर को और एक वर्क मैनेजर। तो जब हमने एक्स को देना है तो 82,960 का, अब देखो नॉर्मल पॉइंट्स का होता है 10/110, हमको पता है ये चीज। तो क्योंकि जब होता है ऑन, OWN ऑन, जो लोग ये समझते हैं सच कमीशन का मतलब होता है खुद का कमीशन। जब एक्स को कमीशन मिलना है तो उसके कमीशन को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसका हमें करना है 10%, तो 10/110 होगा। वाई को जो मिलना है उसके खुद के कमीशन को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, तो मीन्स 5/100 नहीं करेंगे, क्या करेंगे 5/105। तो ऑन का आंसर तो है वही रेट बाय 100 प्लस रेट, हम आपको प्लस समझाते आ रहे हैं। अब बड़े हो गए तो इसलिए प्लस जैसे नहीं समझाएंगे, जैसे वहां समझाते हैं ना कि एक प्रॉफिट के हमने 105 टुकड़े कर दिए लाइक दैट, वो सब चीजें आप नहीं बोलेंगे, वो तो आपको फंडा पता है। जब आफ्टर हो गया, पर किसका आफ्टर, खुद का। ठीक है, खुद के कमीशन को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, अगर जब ये लिखा है तो रेट बाय 100 प्लस रेट, तो वो पॉइंट तो यहाँ क्लियर हो गया। 10/110 एक्स का है, 5/105 का है। लेकिन क्वेश्चन है जब एक्स को कमीशन देना है, खुद का कमीशन भी माइनस करना है, वो तो हमने 10/110 कर ही दिया, और वाई का भी माइनस करना है। जब वाई को कमीशन देना है तो खुद का तो माइनस करना ही है, एक्स का भी करना है। ये क्वेश्चन बन गई कि यहाँ पे समझाया गया। पहले इतना समझ आ गया, कहाँ था आपका क्वेश्चन। अब ये आपकी दो इक्वेशन बन गई। अब इन दो इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं वो मैथमेटिकली बताओ, कर सकते हो सोल्व, बताओ मैथ्स के अंदर कैसे करते हैं। आप सबको याद है ये चीज़ें, मुझे लगता है शायद मैंने 5th या 6th क्लास में पढ़ी है। जब हम दो इक्वेशन आते हैं एक्स और वाई, इन दोनों में एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर देते हैं, हमेशा ऐसा होता है जब दो इक्वेशन बन जाती हैं। तो आप क्या करोगे, वाई की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, एक्स में। तो जब इनको इन्होंने सोल्व नहीं किया, कहते कर लो खुद ही मैथमेटिक्स, क्योंकि अकाउंट्स में मैथ्स नहीं आता ना। कहते बाय सॉल्विंग द अबव इक्वेशंस 1 and 2 वी फाइंड दैट। कैसे सोल्व करेंगे वो आपको पता है, कैसे करेंगे बेटा। अब आपके पास एक्स का आंसर भी और वाई का आंसर भी है। अब क्या करेंगे, मान लो एक्स लिख रहा हूं मैं, एक्स इज इक्वल टू 82,960 माइनस वाई। तो वाई कितना है 82,960 माइनस एक्स इंटू 5/105। ये इसमें ब्रैकेट ऐसे लगाते हैं, ऐसे 82,960 माइनस दिस फिर जो आंसर है वो एक्स है। तो अब यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
ये आपको मेथड ही सोल्व करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 82960 माइनस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब करो कैलकुलेटर पे 82960 इंटू 5/105, 82960 इंटू 5/105 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी ना। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे जब 82960 इंटू 5/105 39.47, चलो माइनस 5/105x आ गया। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x इज इक्वल टू 82960 माइनस 3950.47, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5/105x। उसके बाद इसलिए प्लस वन में ऐसे पॉइंट्स नहीं थे प्लस प्लस टू में, क्योंकि यहाँ कैलकुलेट चाहिए होते हैं। x माइनस 5/105x इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करो तरुण, माइनस 82960 कर दो, फोर थ्री नहीं 82960 में से 3950 माइनस करें, 4000 माइनस होगा समथिंग 78 कुछ आएगा, 3950 करें ना, 3950 रुपये, 4000 के आसपास, 790 पॉइंट क्यों, ये कैसे कर रहे हो, 82960 माइनस 3950.47 आ तो रहे 79009.53, ठीक है। उसके बाद 105x माइनस 5x बाई 105, ठीक है, 105 हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। वो इस तरह से कर लोगे ना, करके तो पहुंचना, वो आपका मैथमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से करना है आपको ये। तो जब सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा x का 7214, y का 3607। ये डाउट था, ठीक है। तो और डाउट अगर नहीं है तो मैं आज का लास्ट पॉइंट लेता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स भी दिया था क्वेश्चन में, राइट। जो हमने अकाउंट बनाना था मैं यहाँ बना देता हूँ बिल्कुल सामने आपके, तो आप वहीं पे चले जाओ कॉपी में। ये हमारा सेकेंड डे का लेक्चर था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अब आपको पता है इसका भी डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट क्रेडिट बैलेंस होगा, कुछ ओपनिंग बैलेंस, इतना क्या ओपनिंग बैलेंस है फर्स्ट चैप्टर को, फर्स्ट अप्रैल 23 को देयर वाज ए ओपनिंग बैलेंस कितना 800, ठीक है। अब ये बताओ इसकी नेचर देखो, ये जो बैलेंस है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, नहीं ये तो ठीक है, क्रेडिटर्स की बात करते हैं, क्रेडिटर्स की बैलेंस कहाँ है, किस क्वेश्चन में था वो, अच्छा इस क्वेश्चन में नहीं है, 27 में, चलो हाँ वो ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा इस क्वेश्चन में नहीं होगा, मुझे बाई चांस डाउट हो रहा था, इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम, तो जो क्वेश्चन पेंडिंग छोड़ा था मैंने वो है 27, चलो ये ले लेते हैं। ये देखो बेटा, ये की बात है, फर्स्ट अप्रैल 23 को हमारा जो डिस्काउंट का प्रोविजन है वो कितना है 1200। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हमारे लिए एसेट है या लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ये एसेट अकाउंट है कि लायबिलिटी अकाउंट है, आप लाइफ में फर्स्ट टाइम डील कर रहे हो इस अकाउंट के साथ, क्योंकि कभी आया नहीं आपके सामने। तो मैं आपको बता दूं
आपके लिए अकाउंट्स का एक वन एंड ओनली एक्सेप्शनल प्रोविजन है ये, जिसकी नेचर डेबिट है। क्यों? क्योंकि ये अक्रूड इनकम है। क्या है? मान लो तरन ने मुझे +2 की फीस देनी है अभी 10,000 मान लो। आप अपने दिमाग में सोच के बैठे हो कि सर से बात करने जाएंगे, सर 2,000 का डिस्काउंट तो दे देंगे। मैंने दिया नहीं अभी। आप सोच रहे हो कि जब सर से बात करने जाएंगे तो 10,000 जो बैलेंस अमाउंट है सर की +2 की पे तो करनी है, बिकॉज यू आर ए गुड डेटर। बट आपको लगता है कि जब हम पेमेंट करने आएंगे तो 2,000 का डिस्काउंट सर से ले लेंगे। तो ये 2,000 जो मेरे लिए लॉस है, क्योंकि आप मेरे डेटर हो। ऐसे अगर मैं आपका क्रेडिटर हूँ तो आपके लिए क्या है? एक्रूड इनकम, गेन है। पर वो गेन अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, जिसको होते हैं रिसीवेबल, एक्रूड इनकम। तो सबसे पहले ये समझने, ये वन ओनली प्रोविजन आपकी लाइफ में पहली बार आई है। ये तो हमेशा हम क्या बोलते हैं, हर प्रोविजन का नेचर क्या है? क्रेडिट। बट आपको कई बार बोल देता है एक्सेप्शनल भी है यहाँ पे, एक्सेप्ट दिस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रेडिटर्स का नेचर क्या है? डेबिट है। टू बैलेंस बोल रहा हूँ, वो किस डेट को है? 1 अप्रैल 23। दूसरा पॉइंट, जैसे डिस्काउंट अलाउड हम पूरे साल में जो देते हैं वो हमारा लॉस है और वो हम अपने डिस्काउंट की प्रोविजन से कवर कर लेते हैं। ऐसे ही जितना डिस्काउंट रिसीव्ड आपको पूरे साल में मिलता है, कैसे मिलता है? जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, हम बोलते हैं ना क्रेडिटर्स डेबिट समथिंग टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो सबसे पहले तो आपको डिस्काउंट रिसीव्ड जितना पूरे साल में मिला है वो पूरे साल में क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। आज आपको उसे डेबिट करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 में, पूरे साल में डिस्काउंट कितना मिला हमें? डिस्काउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 1040। और इस ईयर के एंड पे क्रेडिटर्स कितने हैं? 50,000। और हमने प्रोविजन कितनी बनानी है? 2.5%। यहाँ पे वो है, थोड़ा सा वर्ड्स प्रॉपर नहीं नजर आ रहे, लेकिन यहाँ पे 2.5% लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड कितना था अमाउंट? 1040। सबसे पहले वो पीएल में जाती है ऐसा हम सोचते हैं, जबकि आपको बोला है कि पीएल में तब जाती है जब उसकी कोई प्रोविजन ना हो। अब यहाँ तो प्रोविजन है, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट। तो ये जो 1040 है सबसे पहले डेबिट होकर कहाँ जाएंगे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कौन क्रेडिट हो जाएगा? बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1040। कब होगा? ईयर के एंड पे 31 मार्च 24 को। फिर बनेगी न्यू प्रोविजन, और जो न्यू प्रोविजन होगी, एक लाइन छोड़ देना यहाँ पर, जो न्यू प्रोविजन होगी वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। और इस ईयर के एंड पे हमारे क्रेडिटर्स कितने के थे क्वेश्चन में? 5,000, 50,000 के। और अगर कोई डिस्काउंट रिसीव अभी अनरिकॉर्डेड है, जिसको बोलते हैं फर्दर डिस्काउंट रिसीव, तो वो माइनस कर देना। अभी तो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, जो भी था वो रिकॉर्डेड है। कितना है? 1040। तो उसका 2.5% निकालना हमें, 2.5%। तो 50,000 का 2.5% करो, नहीं 1250, 1250। ठीक है, अब देखो बेटा इसका मीनिंग क्या बना। देखो अभी तो देखो 1040 डिस्काउंट मिल चुका है, रिसीव्ड है, और 1250 का डिस्काउंट मिलने वाला है। इस साल ये कैरी डाउन है, अगले साल यहां से क्या हो जाएगा? ब्रो डाउन। नेक्स्ट ईयर ब्रो डाउन हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रो डाउन, अगले साल चला जाएगा। और अगले साल की डेट क्या होगी? 1 अप्रैल 24। गॉट इट? इट मीन टोटल डिस्काउंट हमारा कितना इनकम हो गया? 1040 मिल चुका, 1250 मिलने वाला है, तो ऐड कर दो 2290। अब 2290 में से अगर 1200 माइनस कर दे तो बाकी कितने बचे? 1090, 1090। ठीक है, 2290 खत्म हो गए। दिख रहा है सबको? थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, बीच में मैटर के बीच में किया हमने। ये टोटल आ गया बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय बैलेंस कैरी डाउन न्यू प्रोविजन, टू बैलेंस ब्रो डाउन ओपनिंग प्रोविजन। अब ये जो 1090 है ये हमारा इस साल का प्रॉफिट है बेटा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारी इस साल की इनकम है,
दैट इज कॉल्ड बैलेंस फिगर। अब बैलेंस फिगर यहाँ भी आ सकती है और यहाँ भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड है कि लास्ट ईयर की प्रोविजन 1200 रुपये, 1200 के 200 है, डिपेंड करते हैं, या वो 3200 है या 2000 है 3000 है। बैलेंस फिगर यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है। अब यहाँ आ रही है तो वो नेचुरल है, इधर ही आती है, लेकिन क्रेडिट साइड भी आ सकती है, इसलिए बीच में एक लाइन छोड़ के देनी पड़ती है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस लिखने के बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं अकाउंट में, वो लास्ट में होता है हमेशा। अभी हमारा इस साल का इनकम है 1090, वो आंसर मैच हो जाएगा आपका। 27 क्वेश्चन आंसर 1090 होना चाहिए, ये आ गया। अमाउंट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, ये होता है। तो ये चीज़ आज आपको सिखाई कि क्रेडिटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाओ, उससे क्रेडिटर्स कम हो जाते हैं और वो प्रोविजन कहाँ जाती है, पीएल अकाउंट में। वो जितना डिस्काउंट मिला होता है एक पूरे साल में उसमें ऐड हो जाती है, और ओल्ड प्रोविजन माइनस। तुम्हें यहाँ से वही दिख रहा है, देखो डिस्काउंट रिसीट, ये देखो क्रेडिट से डिस्काउंट रिसीट इनकम है बाय डिस्काउंट रिसीट। उसके बाद जो न्यू प्रोविजन है वो 1250 ऐड हो गया। तो अब पीएल में हम यही करते हैं, बाय डिस्काउंट रिसीट 1040 एक साल में डिस्काउंट मिल चुका, ऐड न्यू प्रोविजन है 1250 माइनस ओल्ड प्रोविजन 1200। तो जब हम माइनस करेंगे तो आंसर पीएल कितना जाएगा 1090। और अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी, ये तो पीएल अकाउंट हो गया। बैलेंस शीट कैसे बनेगी, बैलेंस शीट में हम यहाँ पर क्रेडिटर्स दिखाएंगे, क्रेडिटर्स 50,000 माइनस न्यू प्रोविजन 2.5% 1250, ठीक है, रफली दिखा दी मैंने, समझ आ गया होगा। तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में से न्यू प्रोविजन माइनस कर दो, बाकी ओल्ड प्रोविजन का लिंक कहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हो आज हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। बैड डेट्स वाला, डिस्काउंट प्रोविजन, क्रेडिटर्स, आपके जो स्टैंडर्ड डाउट्स होते हैं जो आज आपने डिस्कस किए हैं वही डिस्कस होते हैं हर साल। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट आएगा तो वो भी वही 14 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, फर्नीचर वाला पॉइंट, ये सब स्टैंडर्ड डाउट्स है। पर स्टिल बहुत से डाउट्स ऐसे हैं जब आप क्वेश्चंस करोगे, मुझे तो पता है ना उन क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो आप बिल्कुल पैशन के साथ लगे रहो। टारगेट ना हो कि मुझे 26 तक सारे क्वेश्चन देखने हैं, ओरली या रिटर्न में आपकी मर्जी है, जितना टाइम जिसके पास है, 8 से लेकर 26 तक। डाउट्स के लिए हम मिलते रहेंगे। इस चैप्टर को जल्दी से ओवर करो, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम जॉइंट वेंचर, ऑलरेडी उस दिन डिस्कस हुआ था, सब कॉलेजेस में जॉइंट वेंचर चल रहा है, क्योंकि जो लोग लाइव नहीं आ रहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो सब लोग रिकॉर्डिंग्स पे डिपेंड है, उन सब की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, और मेरे पास एक ही स्लॉट है। ठीक है, तो 25 तक करो, और फिर डाउट्स के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एनीथिंग एल्स, कोई और डाउट है आज के लिए? ठीक है बेटा, क्लास ओवर कर रहा हूँ।